नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं, आप स्टूडेंट राजनीति से उभरा हुआ एक चेहरा हैं, आप बबीता यादव हैं। इनके गले में नीला गमछा देख करके आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज या बहुजन समाज की वैचारिकी से संबंध रखती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। पूरे भारत में 2 सीट ऐसी हैं जहां पर लोगों की नज़र है। एक सीट वो जहां से चंद्रशेखर रावण खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी सीट दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र जहां चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से बबीता यादव को प्रत्याशी बनाया गया। बबीता यादव के बारे में मैं बता दूं, बबीता यादव छात्र राजनीति से संबंध रखती हैं, और ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये जगह दिल्ली की मुखर्जी नगर है। मुखर्जी नगर तमाम लोगों को मालूम है कि ये कोचिंग हब है। यहाँ पर पूरे देश के बच्चे IAS PCS बनने का सपना लेकर के आते हैं, लेकिन बबीता यादव यहाँ पर IAS PCS का सपना लेकर के आई थी। अब वो मायावती की तरह IAS PCS का सपना छोड़ करके राजनीति में कूद गई और चंद्रशेखर रावण ने उनको अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। बबीता, सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या सोच करके आज़ाद समाज पार्टी चुनी? मैंने यही सोचा कि जितनी भी पार्टियां हैं वो ना तो महिलाओं को मौका दे रही है, ना यूथ को मौका दे रही है, ना SC ST और OBC माइनॉरिटी को मौका दे रही है। और सबसे पहले कि जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनको एक एनर्जी के साथ लड़ना चाहिए। इस टाइम देश एक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो उतने जो एक एनर्जी और एक संघर्ष होना चाहिए उस तरीके से वो नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन न्याय के लिए भी नहीं लड़ रहे हैं और देश बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और लेकिन आप देखोगे भीम आर्मी, चंद्रशेखर भाई साहब जो बड़े भाई हैं, आप उनको देखोगे कि वो देश में कहीं भी कोई मुद्दे हो उनके लिए वो हमेशा खड़े रहे हैं। और इस टाइम में जहाँ पर किसी भी व्यक्ति के लिए बोलना शायद खतरे से खाली नहीं है, तो ये एक हिम्मत को दिखाता है। और हिम्मत जो है, जब एक युवा होते हैं ना, तो ऐसा कुछ करने का हर किसी युवा के अंदर एक जज्बा होता है। उसी एनर्जी और आत्मविश्वास को मैंने देखकर इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। चंद्रशेखर का जो मुखर होकर के बोलना है, SC ST OBC समाज के लिए लड़ना, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ना, वो कहीं ना कहीं आपको उसने मेरे को प्रेरित किया उस चीज़ ने। हाँ, उसी के अब छात्र राजनीति से जुड़ी रही हैं। बहुत सारे छात्रों के मुद्दे होते हैं, फीस को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, उनको नौकरी नहीं है, पेपर लीक है। तो आपको लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी में आप आए हैं, उन सारे सपने जो आपके स्टूडेंट राजनीति में देखे थे वो यहाँ पूरे होंगे? देखो, मैं भी UPSC की तैयारी करने के लिए आई थी। मैं UGC नेट भी क्वालिफाइड हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लो पास आउट हूँ। लेकिन जब मैं भी तैयारी करने आई तो 2012 में उस टाइम CSET लागू हुआ। CSET ने जब इस क्षेत्र से 2012 से पहले लगभग 50% सिलेक्शन यहाँ से होते थे, हिंदी मीडियम बेल्ट से, जो ग्रामीण क्षेत्र से आती थी। लेकिन 2012 में जैसे ये सिलेबस चेंज होता है, उसके बाद यहाँ से एकदम से सिलेक्शन का रेट इतना डाउन हो जाता है कि शायद ही 2-4 सालों में कोई एक सिलेक्शन यहाँ से देखने को मिले। मतलब उससे यहाँ का जो युवा है वो इतना सफ़र हुआ है कि आप इस क्षेत्र के अगर अध्ययन करोगे, लोगों के पास जाओगे, इंटरव्यू लोगे, तो पता चलेगा कुछ लोग तो मानसिक रूप से मतलब परेशान हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने आत्महत्या भी की है। ये क्षेत्र जो है, हो सकता है कि अगर यही हाल रहा तो कोटा फैक्ट्री बन सकता है अगले 5 साल के बाद। आपने मुखर्जी नगर में रह करके आंदोलन चलाया है, मुखर्जी नगर आपकी कर्म भूमि रही है, तो यही कारण रहा कि आपने चुनाव लड़ने के लिए उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र को चुना, क्योंकि आपका यहाँ बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है? हाँ, यही बात है। इसके कारण पीछे यही कारण है कि एक तरह से मेरी कर्म भूमि है, और 12-13 साल एक जगह पर रह लेते हो आप तो ऑब्वियसली उससे लगाव हो जाता है। दूसरी बात, मैं भी उस चीज़ से मतलब सफ़र हुई हूँ, जो स्टूडेंट का जो संघर्ष है यहाँ पर, कि छोटे छोटे मकानों में रहकर इतने साल यहाँ तैयारी करते हैं, सिलेक्शन रेट 0 है, ऊपर से पेपर आउट हो जाते हैं, समय पर वैकेंसियाँ नहीं आती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ यहीं रह के किया जाए, क्योंकि यूथ ही हर घर का, हर क्षेत्र का भविष्य होता है। आप स्टूडेंट राजनीति से जुड़े रहे और जहाँ हम बैठे हैं ये यहाँ पर लाखों युवा IAS PCS बनने का सपना लेकर के जो है वो आते हैं। आप प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार हैं संजीव सान्याल जी। उन्होंने कहा है कि एक मौका जो है वो UPSC के लिए मिलना चाहिए, दूसरा और तीसरा मौका जो है वो नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें तो आपको लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं लोगों से जो उनका अधिकार है वो छीन लिया जाएगा? इन्होंने अधिकार तो लेटरल एंटी सिविल सर्विस में लागू करके तभी छीन लिया, और उसके बाद ये सारे सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आम आदमी का बच्चा जो है वो IAS IPS बने, और लोकतंत्र के जो जो डेमोक्रेसी, जो एक ब्यूरोक्रेसी, जो सेकंड पिलर है, उसमें उसकी एक भागीदारी हो, क्योंकि हर क्षेत्र से ये भागीदारी को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे जुडिशरी में सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम, जजों के बच्चे बनते हैं, पार्लियामेंट में भी वही बनते हैं, पैसे वाले, परिवार वाले। ऐसे ही ये इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। सिर्फ एक ही सर्विस, एक ही पिलर ऐसा था जिसमें सामान्य परिवार के बच्चे भी जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते। और उन्होंने ये कहा कि इसकी जो एनर्जी है यूथ की, उसको सही तरीके से हम कहीं और यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनसे ये पूछो
कि मान लो कोई त्रासदी आ गई, जैसे इनके पास ना पॉलिसीज़ के सॉल्यूशन नहीं है। कोविड आ गया तो इन्होंने ऐसे कर दिया कि जैसे दुकान का स्टर बंद करके भाग लो। बल्कि कोविड के लिए इनको मेजर्स अपनाने थे कि भाई कैसे स्टार्टिंग से ही कि किस तरह से जैसे जो बाहर से आ रहे हैं सबसे पहले उनको रोका जाए, जो आ चुके हैं उनको ट्रैक किया जाए। ऐसे ही ये यहाँ पर कर रहे हैं कि इस एनर्जी को आपको टैप करना है तो आप इसके सिलेबस को, जैसे कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, उसने कहा था भाई यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस है उसके सिलेबस को आप इक्वल करो, 4 जीएस के पेपर रखो। और हमारे ये सुझाव है कि जिसने इंटरव्यू फेस किया है, यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया है, वो डायरेक्ट ग्रुप बी की सर्विस में आप उसको ज्वाइनिंग दो, कुछ परसेंट वहाँ पर आप रखो, ताकि एक अच्छे जो सिविल सर्विस के जो बच्चे हैं वो आप वहाँ पर यूज कर सकते हो। मतलब जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया है, जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया है, वो एक मतलब क्रीम होती है देश की। 2 नंबर से कोई बाहर रह जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यू वाले की बायसनेस भी होती है। फिर एक वैकेंसी पे 3 लोग आते हैं, ऑब्वियसली 2 तो बाहर होंगे ही, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अयोग्य हैं। तो आप उनका कहीं और डायरेक्ट सर्विस में ज्वाइनिंग करवाओ उनकी। दूसरा, यूपीएससी में प्री के आंसर की नहीं दिखाते, ये जब पूरा सिलेबस वो रिजल्ट आता है उसके बाद दिखाते हैं। यूपीएससी के आंसर की जो है 15 दिन में दो, उसके बाद मेंस की जो कॉपी हैं वो दिखाओ। अगर यूपीएससी में इतनी ही ट्रांसपेरेंसी है तो उसके बाद जो सिलेबस है वो इक्वल करो। और जो जिसने यूपीएससी का मेंस लिखा है उसके पीसीएस में डायरेक्ट जो है मेंस में बैठने की इजाज़त दो आप। इस तरह से आप इस एनर्जी को यूटिलाइज करो। ग्रुप सी और डी के जो बच्चे हैं उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनाओ, ताकि अलग अलग जो एग्जाम्स हैं उसमें बच्चे उलझे ना, कभी ये एग्जाम दे रहे हैं कभी और एग्जाम दे रहे हैं और फाइनली एग्जाम्स जो है आउट हो रहे हैं। एक कॉमन एग्जाम होना चाहिए हर एग्जाम का, उसकी कट ऑफ के आधार पर बच्चों को ले लो, ताकि माँ बाप की फीस भी बचे, बच्चों का टाइम भी बचे और इस गोल्डन जो एज है, ये एनर्जी है, उसका सही जगह पर यूज भी किया जा। आखिरी सवाल ले लेते हैं। अब आप चुनाव में हैं, पार्टी ने आपको प्रत्याशी बना दिया, क्या मुद्दे होंगे? हालांकि मुद्दे तो सारे इंटरव्यू में आ ही गए, लेकिन आप डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगी तो क्या कह करके लोगों से वोट मांगेंगे? डोर टू डोर कैंपेनिंग में हम यही कह के लोगों से वोट मांगेंगे। सबसे पहले तो रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि हर घर का जो भविष्य है वो उसके बच्चे पर डिपेंड है, बच्चे का नौकरी से एक संबंध है। और छोटे मोटे रोजगार जो है कोविड के कारण, डिमोनेटाइजेशन के कारण और गवर्नमेंट की जो अलग अलग पॉलिसी तानाशाही वाली उसके कारण बंद हो गए हैं। तो एक रोजगार जो है उनका जो मुद्दा रहेगा। दूसरा जो मुद्दा है वो है इस देश में संविधान को बचाने का, क्योंकि एक तरह से संविधान को खत्म कर दिया गया है। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि 400 पार अगर हमारी सीट आती तो हम संविधान बदल दें। वो तो अभी जनता भी तो सुन रही है ना, जनता बताएगी कि जनता जब ऐसा संविधान क्यों, मतलब वो क्यों चेंज करवाना चाहेगी। एक ऐसा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया जो इस देश को शायद अगर एक दिन के लिए भी लागू कर दिया जाए देश में, तो शायद ये इंडिया जो है देश का नंबर 1 कंट्री होगा। अगर संविधान को रियल उसकी जो एक आत्मा है उसमें देश में लागू कर दिया जाए तो जनता कभी नहीं चाहेगी कि मनुस्मृति जो है लागू इस देश में, और चाहे वो जनता किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी कास्ट से हो। तो ये तो हिम्मत इस देश में कर ही नहीं सकते कि संविधान बदल सकते हैं। तो आप बबीता यादव थी, जैसा बहुत सारी बातें उनसे हुई। मैं इनके इस पूरी बातचीत के अंत में यही कहना चाहूँगा कि बबीता यादव जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। वर्तमान जो मुल्क के हालात हैं उन हालातों में संविधान को बदलने की बात की जा रही है, उन हालातों में लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात की जा रही है। लोग डरे और सहमे दबी जवान में ये कह रहे हैं कि शायद 24 के बाद चुनाव ना हो। तो क्या आप लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, जमहूरियत बचे और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बचे? तो ऐसे में आप बबीता जैसे साथियों को, युवाओं को जिम्मेदारी दीजिए, इनको वोट दीजिए, इनको जिता करके पार्लियामेंट में भेजिए।